नमस्कार दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको महामारियों की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है, कृपया ध्यान से सुनें। हमारी इस प्रकृति में सभी जीवों को समान अधिकार है। सभी जीवों को जिंदा रहने का अधिकार है। सभी जीवों को अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का अधिकार है। जिस प्रकार से मानव अपने शरीर में मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से परिवर्तन करता रहता है, जैसे जैसे वातावरण बदलाव आता है, हर जाति अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर परिवर्तन करती है और वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करती है। हर एक प्रजाति स्वयं को अनुकूलित करती है, वातावरण के अनुकूलित करने की कोशिश करती है। अगर किसी कारण से वातावरण उसके अनुकूल नहीं है तो वो प्रजातियां अपने अनुकूल दूसरे वातावरण को खोज लेते हैं। अर्थात हर एक प्रजाति स्वयं को जिंदा रखने के लिए व अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां स्वयं ढूंढ लेती है। चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, चाहे वो कोई जलीय जंतु हो, चाहे वो स्थलीय जंतु हो, सभी जंतु अपने लिए फेवरेबल कंडीशंस अपने आप ढूंढते रहते हैं। और अगर वातावरण में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसा कोई भी जंतु नहीं है जो वातावरण को बदल सके। क्यों? क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है और जीव जंतु बहुत छोटे छोटे हैं। इसलिए अगर किसी कारणवश प्रकृति में बदलाव आता है, वातावरण में बदलाव आता है, तो कोई भी जीव जंतु वातावरण को अपने अनुकूल बदल नहीं सकता। यहाँ पे किसी जीव जंतु को अपने व्यवहार व अपने शरीर में ही परिवर्तन करना पड़ता है, अर्थात स्वयं अनुकूलित होना पड़ता है वातावरण के अनुकूल और प्रकृति के अनुकूल। जिस प्रकार से किसी घर में कोई दो लोग रह रहे हैं, एक महाशक्तिशाली है और एक कमज़ोर आदमी है, तो कमज़ोर आदमी मजबूत आदमी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उसका विरोध करेगा तो मारा जाएगा। अर्थात उस कमज़ोर व्यक्ति को उस ताकतवर आदमी के अनुरूप ही अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है, उसी के अनुसार रहना पड़ेगा और उसी के अनुसार सारी प्रतिक्रियाएं करनी पड़ेंगी अगर उसे जिंदा रहना है तो। इसी प्रकार से सभी जीव जंतु अपने आप को परिवर्तन के साथ परिवर्तित कर लेते हैं, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। और जब कोई प्रजाति किसी विशेष बदलाव की वजह से अपने शारीरिक बाह्य अंतः रूप से कोई परिवर्तन करती है, इस बड़े परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब सभी जीवों ने अपने आप को वातावरण के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल अनुकूलित कर लिया है और प्रकृति में भी, वातावरण में भी स्थिरता आ गई है, तो क्या आवश्यकता है वातावरण को बदलने की? क्या आवश्यकता है प्रकृति में बदलाव लाने की? तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको, अति, अधिकता व स्वार्थ। ऐसी हालातों में जब सभी कुछ सही चल रहा है, सभी जीव अपने अपने वातावरण में अनुकूल हैं और सभी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है प्रकृति को बदलने की? प्रकृति कहती है कि मैंने सभी जीवों को उचित आवास स्थान प्रदान कर दिया है, सभी सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं और सभी आवश्यक तत्व भी मैं देने को तैयार हूं। लेकिन नहीं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो संतुष्ट नहीं हैं। प्रकृति कहती है कि जो मैंने तुम्हें दिया है इसमें संतुष्टि रखो, वह सीमित रहो। दो ही बातें हैं, इसमें संतुष्टि रखो, वह सीमित रहो। लेकिन नहीं, कुछ प्रजातियां चाहती हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए। कुछ प्रजातियां सीमित ना रह करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती हैं। प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को एक श्रृंखला में बना दिया है, सभी की श्रृंखला बना दी है कि ताकि सभी का भरण पोषण चलता रहे और सभी जीवित रहें, सभी को समान सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन ऐसी प्रजातियां जिनके मन में अति आ गई, अधिकता आ गई, जो साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, वो जो प्रकृति के अंदर जो वातावरण में आवश्यक तत्व हैं, वो कुछ विशेष तत्वों पर अपना एकाधिकार जमाना चाहते हैं और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर अपना स्वामित्व बनाना चाहते हैं। यानी कि सबसे पहले उन प्रजातियों ने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया और अपनी सीमितता को खत्म करके दूसरे जीव जंतुओं के हिस्से के आवश्यक तत्वों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब प्रकृति के अंदर सभी तत्व समान रूप से फैले हुए हैं, एक निश्चित अनुपात में फैले हुए हैं। अगर एक निश्चित अनुपात में से किसी एक तत्व को हम कम कर देंगे तो दूसरे तत्वों का अनुपात प्रकृति में, वातावरण में बढ़ जाएगा, यानी कि अनबैलेंस हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी भी हानिकारक होती है और किसी तत्व की अधिकता भी हानिकारक होती है। यहाँ तो दोनों चीजें होगी। वातावरण में तो कुछ तत्वों की अधिकता होगी और कुछ जीव जिनके लिए आवश्यक तत्व थे वो कम हो गए। ऐसी परिस्थितियों में कुछ प्रजातियों का भविष्य संकट में आ जाता है। अब वो प्रजातियां अपने आप को इस वातावरण में अनुकूल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें वो तत्व नहीं मिल पाते। ऐसी परिस्थितियों में ये प्रजातियां दूसरी प्रजातियों के आवश्यक तत्वों के तरफ नजर डालती हैं और उन्हें पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब पृथ्वी पर इन सभी प्रजातियों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है, उन आवश्यक तत्वों को लेने के लिए संघर्ष बढ़ जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में वातावरण परिवर्तन हो गया तो जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी अनुकूलित होने के लिए अपने अंदर, स्वयं के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा और अपने स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। जब कोई जीव जंतु बदले हुए वातावरण के अनुरूप अपने शरीर के अंदर, अपने आकार के अंदर परिवर्तन करता है तो यह म्यूटेशन कहलाता है। और इस स्थिति में सभी जीवों के बीच में संघर्ष बढ़ जाता है, पृथ्वी पर संघर्ष बढ़ जाता है और संघर्ष बढ़ने की स्थिति में कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। अब यहां तक का जो प्रसंग है ये सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में बदलाव क्यों आया। अब मैं इसके आगे बताना चाहूंगा। इससे आगे अब जो आप सुनेंगे वो बहुत ही डरावनी बात है। ठीक है, प्रकृति में बदलाव आ गया, कुछ एक प्रजातियों की अधिकता की वजह से, उनकी अति की वजह से प्रकृति में बदलाव आ गया और जो जीव जंतु बचे हुए हैं वो भी अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, मैं आपसे पूछता हूं कि पृथ्वी पर जीवन कहां से आया, जीवन कैसे आया? एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है कि प्रकृति में, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जीवन कैसे आया। इसका मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, बदलाव, चेंज, वातावरण में बदलाव। जब अर्थ बहुत गर्म थी, वो धीरे धीरे ठंडी होने लग रही थी, तो यहाँ के वातावरण में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंज होने लगा और उस बदलाव की वजह से ही जीव की उत्पत्ति हुई। सीधा सा आंसर है कि बदलाव की वजह से जीवन आया। क्या वही बदलाव अब दोबारा से हो रहा है? डेफिनेटली। हमने देखा कि परिवर्तन के अंदर, पर्यावरण के अंदर, प्रकृति के अंदर दोबारा से बदलाव हुआ है। इसका क्या अंदेशा है कि दोबारा से जीवन आएगा, अर्थात यहाँ पे कोई नया जीवन आ सकता है। इन परिस्थितियों में, इस बदले हुए परिवर्तन में एक नया जीवन आएगा जिसका अनुरूप भी अलग होगा, जो अब की परिस्थितियों के अनुसार कोई नया जीव यहाँ पे जन्म लेगा। और ये जो जीव नया जन्म लेगा, इस वातावरण में, इस बदले हुए वातावरण में जो जीव ऑलरेडी हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा इन परिस्थितियों में किसी नए जीव का निर्माण भी हो रहा है और ये नए जीवों का निर्माण ही वायरस है। इसका नाम ही वायरस है। जो नए जीव जन्म ले रहे हैं उनका नाम ही वायरस है। अब आप कहोगे कि वायरस हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम जीवों का जन्म भी मृत शरीर से हुआ है। ये वायरस मृत हैं, लेकिन इनके अंदर डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल उपलब्ध है और ये जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल नया है। ये प्रकृति के बदलाव की वजह से बना है। पहले से हमारी पृथ्वी पे लाखों करोड़ों जीव जंतु उपस्थित हैं, लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं और अब 2 नई प्रजातियां आ गई और ये वायरस हैं। अब ये भी अपने लिए
ये वायरस भी, ये नई प्रजातियां भी, ये नए बैक्टीरिया भी अपने लिए उचित आवास स्थान ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब उनके आवास स्थान ढूंढने के चक्कर में वो अन्य जीव जंतुओं पर प्रहार करेंगे, उनके शरीर में घुसने की कोशिश करेंगे, उनसे आवश्यक तत्वों को लेने की कोशिश करेंगे, छीना झपटी शुरू करेंगे। इस प्रकार से आज हमें एक कोरोना महामारी का पता चला है। अगर इसी तरह से वातावरण में परिवर्तन होते रहे, लगातार परिवर्तन होते रहे, तो आगे सैकड़ों वायरस आएंगे, सैकड़ों महामारी आएंगी। इसलिए हमें समय रहते वातावरण में स्थिरता लानी होगी। हमें हरेक जीवन की कार्यशैली में सीमितता लानी होगी, हरेक प्रजाति को सीमितता लानी होगी। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन महामारियों से बचा जा सकता है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।